नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज हम बात करेंगे कॉटन की, क्योंकि कपास बना है खास। दरअसल एमसीएक्स हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट हो, दोनों जगह पर कॉटन कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है और एमसीएक्स पर जो कीमतें हैं वो 4 महीने की गिरावट के बाद खरीदारी प्राइसेस में आते हुए दिखाई दी है। वहीं शिकागो में जो भाव है वो 10 महीनों की ऊंचाई के करीब पहुंच गया है। तो क्या है कारण? क्या सप्लाई में कमी है? क्या उत्पादन में कमी है? क्या अल नीनो की आशंकाओं की वजह से दाम बढ़ रहे हैं या फिर कुछ और कारण है इन सब के पीछे? इस पर हम फोकस करेंगे। एंजल वन के एवीपी प्रथमेश माल्या हैं, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की एवीपी वंदना भारती हैं और ऑल इंडिया कॉटन एफपीओ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनीष दागा भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो शुरुआत कॉटन से ही करेंगे, जहां पर हमने 4 महीनों की गिरावट के बाद तेजी आते हुए देखी है। और अगर आज के आप प्राइसेस देखेंगे तो 59,400 तक हमने अगस्त वायदा में भाव आते हुए देखा है। इससे पहले हमने 60,000 तक भी प्राइसेस जाते हुए देखे थे। तो अब यहाँ से जा कहाँ रहा है प्राइसेस, इस पर करते हैं बातचीत। तो मनीष जी, पहले तो समझना चाहेंगे कि क्या स्थिति फिलहाल कॉटन की बनी हुई है। ऑल्दो ये एंटिसिपेशंस थी कि मई के अराइवल्स के बाद से प्राइसेस शायद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, लेकिन क्या क्या मुख्य कारण जिसके कारण प्राइसेस में हमने वापस से थोड़ा सा एक्शन तेजी की तरफ आते हुए देखा है? जी दीपाली जी, क्वेश्चन सभी के मनों में यही चल रहा है कि क्या हुआ अब तक, उसका रीजन क्या है और क्या होने वाला है जब तक नई सीजन शुरू होती है। खास करके भारत में 1 अक्टूबर से। तो मई महीने में जो अरेबल बनी थी, किसान ने 7-8 महीने राह देखने के बाद फिर डिसाइड कर लिया कि अब मुझे ये कपास छोड़ना पड़ेगा और अब मैं आगे अगले सीजन के सोइंग से पहले इसको नहीं पकड़ पाऊंगा। तो उन्होंने काफी सेल्स किया और मार्केट ने भी उसी तरह रिएक्ट किया। जिनर्स ने काफी माल प्रोसेस किया और मिलों को जिनको बाइंग करनी थी उन्होंने लेना शुरू किया। तो मार्केट एक रेंज में चल रहा था एंड एवरीबॉडी थॉट कि वही रेंज आगे कंटिन्यू रहने वाला है। लेकिन लास्ट 15 दिनों में जो हुआ है वो कुछ अलग हो रहा है। जैसे कॉटन ग्रुप के 3 गेम चेंजर्स हैं दीपाली जी। एक है गवर्नमेंट, दूसरा है वेदर और थर्ड है डिमांड। तो तीनों अपने अपने हिसाब से काफी एक्शन में अभी चल रहे हैं और मार्केट एक नया हाई बनाने के बाद फिर 2 दिन पहले फिर नीचे की तरफ झुकाव दिखा रहा है। तो ये एक असमंजस की स्थिति बन चुकी है मार्केट में कि क्या ये 60,000 का लेवल क्रॉस करेगा या फिर 57,000 के रेंज में वापस जाएगा। अच्छा, अगर मंडियों की बात करें तो अभी पर कैंडी क्या रेट चल रहा है? अभी फ्यूचर्स में चल रहा है 59,400 और स्पॉट में चल रहा है गुजरात शंकर 6 का 58,000 के करीब। 58,000। अच्छा, अब एक चीज बताइए, फिलहाल प्रोडक्शन नंबर्स कैसे लग रहे हैं? क्योंकि एक चिंता तो ये थी कि मॉनसून के ट्रेंड जिस तरीके से रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा प्रोडक्शन भी इम्पैक्ट हो सकता है। ऑल्दो ये हम सब जानते हैं कि हायर प्राइसेस की वजह से डिमांड भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अब अगर हम ओवरऑल प्रोडक्शन कंफर्ट देखें तो वो कहाँ है? क्या एक्सपेक्टेशंस है ओवरऑल प्रोडक्शन को लेकर? क्या वाकई में फसलों को कुछ नुकसान है? क्या स्थिति है फिलहाल? जी, जी। जब भी वेदर एराटिक होता है और मानसून भारत में डिले होता है तो असर तो होता ही है। और ख़ास करके हम गत 2 वर्षों से देख रहे हैं, गत वर्ष भी जुलाई बहुत ही वायलेंट मानसून रहा था और इस साल भी रहा है। मतलब जो जून की कमी थी वो पूरा करके अब हम सरप्लस पे आ गए हैं। मानसून में इतनी बारिश जुलाई में हुई है। तो ये क्लियर दर्शाता है कि एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हो रहा है और इससे कपास की फसलों पे असर होगा। 2 असर मेजर हो रहे हैं जो हमें दिख रहे हैं। एक तो जहाँ-जहाँ रेनफेड एरियाज़ है वहाँ पे बुआई लेट हुई है, जो जून में होनी थी वो जुलाई में हुई है और जिनकी अर्ली बुआई हुई थी वहाँ पे ग्रोथ उस तरह नहीं दिख रहा है बहुत सारे सेक्टर। ओके। अच्छा, फिर प्राइसेस को लेकर क्या अब आकलन लगाया जाए? क्योंकि मई की शुरुआत में हमारी कॉटन पर काफी इलेबोरेट डिस्कशन हुआ था। अतुल गुनात्रा भी हमारे साथ मौजूद थे। उनका भी मानना यही था कि 70,000 से 75,000 पर कैंडी प्राइसेस जा सकते हैं। अभी 60,000 के नीचे ही बने हुए हैं या उन्हीं लेवल्स के आसपास हैं। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए प्राइसेस को लेकर यहाँ से? दीपाली जी, मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी कहा था, ट्रेंड इज ट्रेंड। आप मार्केट के ट्रेंड को तोड़ के अलग से नहीं चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म ट्रेंड फंडामेंटल्स नहीं दिखाते हैं, फ्यूचर्स दिखाते हैं जो हम देख चुके हैं। करंट प्राइसेस जो है, जो फंडामेंटल्स से रूल कर रहे हैं, वहाँ हमें क्लियर दिख रहा है कि फ्यूचर स्पॉट प्राइसेस से ऊंचे चल रहे हैं। तो ये दिखाता है कि आगे चल के थोड़ा कंसर्न बना हुआ है, खास करके सप्लाई के लिए। एल नीनो का इफेक्ट है और जो इरेटिक
वेदर का जो असर है वो भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन सभी जगह दिख रहा है, तो सप्लाई कंसर्न्स दिख रहे हैं। इसलिए हमें दिसंबर और अक्टूबर के फ्यूचर्स थोड़े तेज होते दिखे थे और वो ट्रेंड अभी भी कुछ दिनों तक रह सकता है, क्योंकि वहाँ भी अभी तक पिक्चर पूरी तरह क्लियर नहीं है। लेकिन जहाँ स्पॉट प्राइसेस आज के प्राइसेस की बात है, वहाँ पे डिमांड अभी भी स्ट्रगल कर रहा है और हम देख रहे हैं कि काफ़ी मिले, मतलब साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में जो स्ट्राइक का जो ऐलान हुआ था वो वापस ले लिया गया है सरकार से मसलत के बाद। लेकिन फिर भी चाहिए उतनी डिमांड नहीं आ रही। जो भी माँग आ रही है वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट परचेसर्स की ज़्यादा आ रही है। जो एक्चुअल कैश में लेने वाले हैं उनकी अभी भी डिमांड नहीं है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में, सूते में, कपड़े में अभी भी थोड़ी स्ट्रगल बनी हुई। ओके अच्छा वंदना, आपको क्या लग रहा है प्राइसेस को लेकर? अब क्या राय रहेगी, यहाँ से कहाँ भाव जाते हुए देख रही हैं? दीपाली, मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जैसे एग्री कमोडिटीज में एक अपसाइड देखने को मिला है, तो काफी सारे रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे है। लीनो भी है और लीन अराइवल पीरियड में यहाँ पे एंटर हो चुका है कॉटन। तो यहाँ पे थोड़ा भी अगर एक्सपोर्ट डिमांड में इजाफा आता है तो मेरे ख्याल से प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ रहेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी फ्यूचर्स जो है वो एज कम्पेयर टू स्पॉट यहाँ पे प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे कॉटन कैंडी की बात में बात करूं तो इस बार 60,000 तक का जो आंकड़ा है वो ब्रीच होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि 60,200 से 60,500 तक का हम अगस्त महीने में भाव आता हुआ देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हायर लोज और हायर हाइज बनने की बात हो सकती है रेस्ट ऑफ द 2023 में। तो एक अपसाइड जो है यहाँ से अब कंटिन्यू होना चाहिए। इनफैक्ट एक्सपोर्ट की बात अभी वंदना ने की। मनीष जी, एक्सपोर्ट डिमांड कैसी नजर आ रही है? क्योंकि हायर प्राइसेस की वजह से एक्सपोर्ट डिमांड थी नहीं, और लेकिन जो प्राइसेस हल्के हुए थे, थोड़े स्टेबल भी थे, क्या उस समय में जब स्पिनिंग मिल्स की तरफ से जैसे डिमांड आई है डोमेस्टिक मार्केट में, कि एक्सपोर्ट डिमांड भी थोड़ी सी इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है? क्या सिनेरियो फिलहाल एक्सपोर्ट फ्रंट पे? जी, एक्सपोर्ट में हमारा बेसिस ऑलवेज इंटरनेशनल प्राइसेस से हाई रहा है पूरे सीजन में, इसलिए एक्सपोर्ट नहीं बन पाया था। करीबन 11 लाख बेल का एक्सपोर्ट लास्ट मंथ के एंड तक, मतलब जून के एंड तक दिखा रहा था और उतना ही 9-10 लाख का इंपोर्ट दिखा रहा था। तो जो 15 लाख बेल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फिगर कॉटन एसोसिएशन ने दिया था, जो इंडिया को एक्सपोर्ट न्यूट्रल कंट्री बनाता है कॉटन में, उसके आसपास हम चल रहे थे। इस मंथ में थोड़ा मूवमेंट इस तरह हुआ कि बेसिस थोड़ा कम हुआ। अभी फ्यूचर्स थोड़े हाई हुए, न्यूयॉर्क के फ्यूचर, इसलिए थोड़े एक्सपोर्ट में कमिटमेंट हुए। खास करके मल्टीनेशनल्स ने कुछ माल बेचा है या बेचने के लिए डिसाइड किया है, ऐसे न्यूज आ रहे हैं। ओके अच्छा, पिछले साल तो मनीष जी 42 लाख बेल्स का एक्सपोर्ट हुआ था। इस बारी क्या एक्सपेक्टेशंस है, कहाँ रह सकता है ये आंकड़ा? एक्सपेक्टेशन जो है वो 15 लाख बेल का है अभी तक, क्योंकि अब इस सीजन में इंडिया के पास ज्यादा कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए बचा नहीं है। पर जो भी करंटली अवेलेबल माल है वो मल्टीनेशनल्स के हाथ में है और वो अगर बेचना चाहे तो कुछ लाख बेल उसमें से बढ़ सकती है। अच्छा, एक चीज और, आपने स्पिनिंग मिल्स की और बात की थी मनीष जी। तो हमने देखा था कि स्पिनिंग मिल्स ना तो जो मिले थी, ना तो वो फुल कैपेसिटी पे पहले कामकाज कर रही थी और डिमांड भी उनकी तरफ से नहीं थी, भाव की वजह से ही। लेकिन भाव, जैसे आपने कहा कि वहां से डिमांड काफी अच्छी आई है। फिलहाल अगर स्पिनिंग मिल्स की बात करें तो कैसी डिमांड आ रही है, कितनी कैपेसिटीज पे वो कामकाज कर रही हैं, क्या सिचुएशन है? जी, डिमांड की बात करें तो स्पिनिंग मिल्स अभी काफी हद तक, समझे गुजरात की मिल्स है तो 90% कैपेसिटी पे चल रही है। साउथ की मिल्स अभी भी थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, खास करके जो एसएमईज हैं उनको, और जो ओपन एंड स्पिनिंग मिल्स हैं उनको स्ट्रगल ज्यादा है, क्योंकि उनको जो चाहिए उस टाइप की रुई उनके भाव के रेंज में नहीं मिल रही है। लेकिन एवरेज मिल्स अभी 80% कैपेसिटी पे चल रही है। कैश में प्रॉफिट नहीं है, कैश में लॉसेस भी नहीं है, लेकिन तो भी एट पार बेसिस पे 80% एवरेज कैपेसिटी पे अभी स्पिनिंग यूनिट चल रही है। ओके ओके अच्छा वंदना, 75,000 पर कैंडी तक प्राइसेस जा सकते हैं, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी आपको लग रही है? क्योंकि ये फिगर हमें बार बार मिला है पिछले कुछ महीनों में। दीपाली, मुझे लगता है कि अभी फिलहाल हमें 66-67,000 तक का टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट यहाँ पे 19 ईयर्स लो पे है और इस बार काफी कम हुआ है। तो एक मेजर ट्रिगर रहेगा, जब तक यहाँ पे एक्सपोर्ट का नंबर्स यहाँ पे इंप्रूव नहीं होते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा कोई फर्क यहाँ पे आएगा। हाँ, यहाँ पे ये चीज है कि जो क्लोजिंग स्टॉक्स जो एस्टिमेटेड है
वो इस बार के लिए यहाँ पे कम है, वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर्स है। और ऐसे में थोड़ा सा भी डोमेस्टिक डिमांड बढ़ता है तो वहां पे भी एक अपसाइड आएगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से 6 से 7,000 तक का जो इजाफा है वो देखने को यहाँ पे मिल सकता है। 75,000 या 72,000 अभी थोड़ा सा मुझे अनरियलिस्टिक लग रहा है, जबकि यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड जो है अभी भी बहुत कम है। हम्म अच्छा, फिर वंदना, प्राइसेस पर आपने बात तो की, लेकिन अगर एक रेंज मान के चले हम, तो क्या आप एक्सपेक्ट करती हैं नियर टर्म में, या फिर स्लाइटली ब्रॉडर आउटलुक लेना चाहें तो कैसे देखती हैं? दीपाली, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एक तो यहाँ पे सपोर्ट जो है वो बन चुका है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि 56-57,000 को ब्रीच करके ये काफी दिनों तक ये स्टेबल होगी ये कमोडिटी नीचे की तरफ। तो हर लो पे यहाँ पे एक बाइंग जो है वो बनेगी, चाहे वो स्पॉट मार्केट हो या फ्यूचर्स मार्केट हो। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें स्टेज वाइज जाना चाहिए। अगर टारगेट की बात हो, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि 62,000 अब यहाँ से महीने 2 महीने की बात है, यहाँ पे एक लेवल देखने को इजिली मिल सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एग्री कमोडिटीज में यहाँ पे कप साइड मूव आ रही है। काफी सारे यहाँ पे ब्लैक सी का मामला हो यहाँ पे, या फिर देखा जाए एलिनो की बात हो रही है, काफी सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह भी हो रहे हैं। और अगर चाइनीज इकोनॉमी यहाँ पे थोड़ी सी ओपन होती है, वहां से एक्सपोर्ट डिमांड आता है, तो मुझे लग रहा है कि 62,000 तो बहुत मॉडरेट टारगेट होगा। फिर से नेक्स्ट टारगेट जो है वो 67,000 का लेके चलना चाहिए। तो 67,000 मुझे लग रहा है कि टाइम पीरियड बताना काफी इंपॉर्टेंट होगा। वो मुझे लग रहा है कि फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2023 में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये रहा प्राइसेस पर आउटलुक, जहां पर प्राइसेस हायर साइड पर तो बने हुए हैं ही, लेकिन इतना ज़रूर है कि हायर प्राइसेस की वजह से एक्सपोर्ट डिमांड तो इम्पैक्टेड है ही, और दूसरी तरफ ग्लोबल एक्सपोर्ट प्रोडक्शन जो एस्टिमेट्स हैं वो भी काफ़ी ब्राइट हैं। तो देखना होगा कि क्या ट्रेंड्स रहते हैं, लेकिन हाँ, इतना तो ज़रूर है कि यहाँ पर प्रोडक्शन नंबर्स भी कम एक्सपेक्टेड हैं और डिमांड बनी हुई है। चलिए, शुक्रिया मनीष जी आने के लिए और इस खबर पर अपने व्यूज देने के लिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर प्रथमेश और वंदना मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। जल्द वापस आते हैं। आप देने कमोडिटी 360 डिग्री, प्रथमेश माल्या, वंदना भारती हैं, और पहले तो इनकी स्ट्रैटेजीज ले लेते हैं, उसके बाद कुछ और कमोडिटीज पर लेंगे इनकी रिकमेंडेशंस। तो बताइए प्रथमेश, पहले आप, क्या है आपके टॉपिक्स? गुड इवनिंग दीपाली। आज के टॉपिक्स में 2 स्ट्रैटेजीज रिकमेंड की जा रही है। पहले तो सिल्वर सितंबर वायदा 73,660 पर बाई करने की सलाह रहेगी। 72,900 का स्टॉप रहेगा और ऊपर में टारगेट 74,800 के रहेंगे। सिमिलरली नेचुरल गैस में सेल करने की सलाह रहेगी 220 पर एंट्री पॉइंट, 227 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 205 के लिए रहेंगे। ओके, तो ये स्ट्रैटेजीज हैं सिल्वर और नेचुरल गैस पर। वंदना, आपकी रिकमेंडेशंस? मेरी यहाँ पे रिकमेंडेशन रहेगी कि कॉटन ऑयल सीड केक में यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए। हालांकि जो टारगेट है वो यहाँ पे कम का रहेगा, 2315 पे बाय करना चाहिए। 2340 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 2300 का लगा के चलना होगा। छोटा टारगेट इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पे ग्रीन पाउडर मानसून की वजह से काफी अवेलेबल है। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे जीरा है। जीरा में मुझे लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर अभी यहाँ पे काफी देखने को मिल सकता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो 59,350 पे यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 58,800 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 59,600 का। ओके, तो कॉटन सीड ऑयल केक और जीरे पर 2 ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। लेकिन अब बात कच्चे तेल की कर लेते हैं प्रथमेश। इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट $85 के ऊपर टिका हुआ है और घरेलू बाजार में 6700 के क्लोज प्राइसेस आ चुके हैं। और एक चीज है, आज 31 जुलाई है, और अगर आप जुलाई मंथ का परफॉर्मेंस देखेंगे कच्चे तेल का, तो पिछले 1 साल में बेस्ट परफॉर्मिंग मंथ ये रहा है और फिलहाल कोई साइन वीकनेस का दिखा नहीं रहा है। क्या सजेशन क्रूड पर इन लेवल से? आई थिंक रशिया की तरफ से जो एक्सपोर्ट्स है वो क्लियरली मार्केट्स में कम होते हुए दिखाई दे रहा है, और प्लस इन्वेंट्री जो है यूएस में विड्रॉल कंटिन्यूसली हो रहा है, तो 2 फैक्टर्स ऑयल को सपोर्ट कर रहे हैं। प्लस मेरे ख्याल से चाइना की तरफ से जो भी मॉनेटरी सपोर्ट मिल रहा है उसकी तरफ से एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है ऑयल में। मेरे ख्याल से ये मोमेंटम जारी रह सकता है। ऊपर में मेरे ख्याल से 6,740 तक आपको देखने को मिल सकते हैं टारगेट्स के। एंट्री पॉइंट अगर आपको स्ट्रेटेजी वाइज कुछ करना है तो 6575 पे बाई करने की सलाह रहेगी ऑयल में। अगस्त फायदा 6500 का स्टॉप रहेगा। ऊपर में टारगेट 6740 के लिए रहेगी। ओके, तो ये रह रही कच्चे तेल पर, लेकिन एक्शन कहीं है तो वो बेस मेटल्स भी हैं, जहां पर चाइना की तरफ से पैकेज की एंटिसिपेशन में स्ट्रेंथ यहाँ पर पिछले हफ्ते भी हमने बनते हुए देखी थी। आज भी अगर आप देखेंगे तो जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर सभी स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करें। सबसे ज्यादा मजबूती इनफैक्ट जिंक में है, जहां प्राइसेस ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर है, कॉपर भी 1.25% ऊपर। क्या व्यू प्रथमेश, बेस मेटल्स एज अ पैक पर अपनी बैंड के हायर एज पर आकर ट्रेड कर रहे हैं सभी?
यहाँ से और ऊपर जाएंगे क्या, और कोई पिक करना हो तो क्या सजेशंस? बेस मेटल्स में मेरे ख्याल से जिंक अगेन यहाँ पे मोमेंटम पकड़ते हुए दिख सकता है। 228 अपसाइड का टारगेट पॉसिबल है। स्ट्रेटेजी वाइज आपको 222 के आसपास इसको बाई करने की सलाह रहेगी। 220 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 228 के लिए रहेंगे। सिमिलरली कॉपर में मेरे ख्याल से 750 तक ऊपर के टारगेट्स रह सकते हैं। पॉसिबिलिटी आपको बाई करने का जोन रहेगा 741 742 का, स्टॉप लॉस रहेगा 738 का, ऊपर में टारगेट रहेंगे 750 754। ओके, वरना आपको ट्रेड लेगी क्या बेस मेटल से? जी दीपाली, मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव ट्रेड लेके चलना चाहिए। एक तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई चाइना का बेटर देन एक्सपेक्टेड था आज, तो एक से माहौल बना पॉजिटिव होने का। दूसरा कि डॉलर इंडेक्स में भी यहाँ पे एक फॉल देखने को मिल रहा है मार्जिनल, तो दो पॉजिटिव ट्रिगर्स है। मैं भी यहाँ पे प्रथमेश की तरह जिंक को फेवर करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि 223 पे बाय करनी चाहिए। एक बार यहाँ पे जिंक ने 225 226 तक के लेवल एक्सपेक्टेड, स्टॉप लॉस 221 का लगाना होगा। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कॉपर के अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में भी यहाँ पे बाइंग करके हम चल सकते हैं। अगर कॉपर की बात की जाए तो करीब 746 के करीब यहाँ पे बाइंग की जानी चाहिए, और जो टारगेट होगा 752 का होगा। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 743 का। अच्छा वंदना, आपने जीरे पर तो कॉल दी है, लेकिन टर्मरिक का क्या? क्योंकि यहाँ तो जितने भी नए टारगेट्स मिले थे ईयर एंड के सब अचीव हो चुके हैं। क्या सजेशन है मिनिस्टरों से? दीपाली, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा, क्योंकि 2009 में हम लोगों ने 14,000 का लेवल आता हुआ देखा था यहाँ पे, और ये कमोडिटी ऐसी है कि इसमें शाइन बाकी है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन का वेट करना चाहिए। ऑलरेडी 3% से ऊपर ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 16,200 का होगा टर्मरिक में। तो मेरे ख्याल से प्राइसेस नीचे की तरफ अगर 15,000 14,800 के बीच में आते हैं तो ही यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। और जिनका शॉर्ट टर्म का यहाँ पे ध्यान है, या जो फार्मर्स हैं, या जो जिनके पास हल्दी पड़ी हुई है, वो 16,800 तक के लेवल्स का यहाँ पे वेट करके चल सकते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी जो डिमांड सप्लाई जो इक्विलिब्रियम है वो इसके फेवर में है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ जाए, लेकिन डिप पे बाइंग करनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। टर्मरिक पर इन लेवल्स पर नहीं लेना है, डिप्स पे लेना है, लेकिन ट्रेंड तेजी का ही बना हुआ है। शुक्रिया प्रथमेश और वंदना, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यूज स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में इतना ही। नमस्कार।